हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूं श्रमिक विधियां यानी कि लेबर लॉ के ऊपर एक नया लेक्चरर। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं इसका भाग 3। अब तक हम इसके 2 भाग देख चुके हैं। यह वीडियो भी मुख्यतः एलएलबी स्टूडेंट की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, लेकिन अन्य विद्यार्थियों के भी काम आ सके इसका पूरा प्रयास किया गया है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूं भरत कुमार झाझड़ा, लेक्चरर सेठ बीजेएस रामपुरिया जैन लॉ कॉलेज बीकानेर में करते हैं। श्रम विभाजन के ऊपर अगर हम बात करें तो श्रम विभाजन स्पष्ट करता है कि बड़े काम को छोटे टुकड़ों में बांट देना। तो जब हम लेबर लॉ में बात करते हैं बड़े बड़े कारखानों की, तो वहां तो बहुत अधिक काम होता है, तो वहां पर भी इसी तरह से काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। जैसे बात करते हैं कोई रेडीमेड कपड़े बनाने का शोरूम है और केवल वहां शर्ट बनती है, तो काम को छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे बांट दिया। एक व्यक्ति जो होगा वो कपड़े की छंटाई करता है कि कौन सा कपड़ा जो है शर्ट बनने के लायक है और कौन सा नहीं है। उसकी खरीद बिक्री का काम भी अलग करते हैं, ये भी हो सकता है। उसके बाद में एक व्यक्ति उसकी कटाई करता है, जिसको हम मास्टर जी कह सकते हैं। मास्टर जी कपड़े की कटाई करते हैं, जितने भी शर्ट है सबकी कटाई वही करेंगे। उसके बाद अब सिलाई की बारी आ रही है, एक व्यक्ति सिर्फ कॉलर ही कॉलर सिल रहा है, एक व्यक्ति सिर्फ बाजू सिल रहा है, एक व्यक्ति बाकी शर्ट सिल रहा है, एक व्यक्ति उसके बटन लगा रहा है, एक व्यक्ति उसके प्रेस कर रहा है, एक व्यक्ति उसका पैकिंग कर रहा है। इस तरह से काम को अलग अलग भागों में बांट देना ही श्रम का विभाजन है। अब हम देखेंगे इसका अगला भाग, हमारे समाज में श्रम का विभाजन। ऐतिहासिक रूप से भी श्रम विभाजन उचित रहा है। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए, व्यापार की वृद्धि के हिसाब से देखा जाए, तो श्रम विभाजन का एक लंबा इतिहास है। इससे आउटपुट की वृद्धि होती है, जो ओवरऑल ग्रोथ है उसमें बढ़ोतरी होती है। पूंजीवाद का जैसे जैसे उदय हुआ वैसे वैसे औद्योगिक जटिलताएं बढ़ी, और औद्योगिक जटिलताएं बढ़ने से श्रम विभाजन का महत्व भी बढ़ा। परिष्कृत होकर हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे श्रम विभाजन वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन का स्तर तक जा पहुंचा। आजकल वैज्ञानिक प्रबंधन उसी को कहते हैं जिसमें श्रम विभाजन कर दिया जाए। मोटे तौर पर यह कार्यकारी समाज है जिसे अलग अलग भाग भिन्न भिन्न काम करते हैं, और ऐसा हमारे समाज में भी देखा गया है कि समाज में भी कई सारे वर्ग हैं और वह अपना अलग अलग काम करते हैं। जैसे समाज में कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग कुंभकारी यानी कुम्हारी का काम करते हैं, कुछ लोग लोहारी का काम करते हैं। भारत की वर्णावस्था देखे जाए तो मोटे रूप से श्रम विभाजन भी मौजूद है उसमें। इस तरह से श्रम विभाजन का अपना महत्व है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं श्रम विभाजन के लाभ। श्रम विभाजन करने से सबसे अधिक लाभ तो होता है उत्पादकता में। श्रम विभाजन करने से उत्पादकता बढ़ती है, फिर चाहे वो सुई का निर्माण हो, चाहे वो हवाई जहाज का निर्माण हो या कुछ और हो। काम को बांटने से काम में गति आती है। न्यायिक कार्य हो या स्वास्थ्य सेवा हो या और कोई कार्य हो, वहां भी काम को बांटने से, डिवीजन ऑफ लेबर करने से काम में बढ़ोतरी होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है, और ये कई तरीके से उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। श्रमिकों को उनके काम के लिए अपना ध्यान केंद्रित करने की आजादी मिल जाती है। एक ही व्यक्ति को अगर पूरी शर्ट सिलने के लिए दिया जाए तो उसको कई जगह ध्यान रखना पड़ेगा। पहले उसको सिलाई में ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद उसकी पहले उसकी कटाई में ध्यान देना पड़ेगा, फिर उसकी सिलाई के अलग अलग जो पार्ट्स है, जो अलग अलग हिस्से हैं, उनको जोड़ने में उसे ध्यान देना पड़ेगा कि किसको कब जोड़ना है, किस में कितना ध्यान रखना है। उसमें अधिक स्किल चाहिए। जहां तक शर्ट की बात है, ये तो एक छोटा सा काम हो गया। अगर बड़ा काम करना है तो ऐसी स्थिति के अंदर बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो एक व्यक्ति के लिए कई बार संभव भी नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति के अंदर श्रम विभाजन बहुत ही अधिक कारगर होता है।
श्रम विभाजन से क्या होता है कि काम की आजादी मिलती है और व्यक्ति को पता चल जाता है कि उसका काम क्या है, और वो उतने ही काम को अगर करता रहे तो उसकी मास्टरी बन जाती है। इसी तरह से श्रम विभाजन को करने में एक लाभ ये भी है कि काम को सीखने में बहुत ही कम समय लगता है। अगर श्रम विभाजन नहीं किया जाए तो एक व्यक्ति को पूरा काम सीखना पड़ेगा, नहीं तो वो थोड़ा सा काम सीखते ही मजदूरी के लायक हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा, और उससे ये होगा कि मजदूर के अंदर एक विश्वास की भावना आती है। वरना कई बार मजदूर ऐसा होता है कि आधे से अधिक काम सीख लेता है, लेकिन काम का कुछ ऐसा भी हिस्सा हो सकता है जो उसके समझ में न रहो, जिसमें उसका मन न लगता हो, जिसमें उसकी एकाग्रता न लगती हो। उससे मजदूर का काम करने से मन हट जाता है, अरुचि पैदा होती है। लेकिन यही अगर काम थोड़ा सा मिले तो उसको सीखने में, उसको समझने में और उसको मास्टरी हासिल करने में बहुत आसानी हो जाती है। इसीलिए श्रम विभाजन के अपने लाभ हैं। श्रम विभाजन के अगर अन्य लाभों के ऊपर चर्चा करें तो उसके अंदर कुछ और भी लाभ आते हैं। जैसे एक ही काम को बार बार करने से उस काम को जल्दी करने के तरीके निकल जाते हैं। श्रमिक कम समय में अपना काम सीख जाता है, उससे जल्दी उत्पादन में लगाया जा सकता है। एक काम के बाद दूसरा काम में जाने से समय की बर्बादी जो होती है उससे भी बचा जा सकता है, और उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, क्योंकि कार्य का प्रत्येक भाग अत्यंत कुशल श्रमिकों के द्वारा संपन्न किया गया होता है। अब हम इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि बड़े बड़े कारखानों में आपने देखा होगा कि एक मशीनें लगी होती हैं, सभी अपना अपना काम कर रहे होते हैं। उनसे क्या होता है? उससे ये लाभ होता है कि काम का बंटवारा हो जाता है, और काम का जब बंटवारा हो जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर किसी भी काम को करने में एक महारत हासिल हो जाती है किसी भी व्यक्ति, और काम जल्दी भी होता है। जैसे अब बात करते हैं कि लेबलिंग का काम है, कोई भी टेल्कम पाउडर किसी में भरा जा रहा है, लेबर है, तो एक व्यक्ति सिर्फ उसमें डब्बे के अंदर टेल्कम पाउडर भर रहा है, एक व्यक्ति सिर्फ उसके ढक्कन की सील लगा रहा है, एक व्यक्ति सिर्फ लेबल चिपका रहा है, तो उससे काम को वो जल्दी कर पाता है। देखने में आता है जब केवल लेबल चिपकाते चिपकाते इतनी महारत हासिल हो जाती है कि केवल 1 मिनट के अंदर वो 20 लेबल लगा लेता है, और ऐसा भी देखने आता है कई बार तो कि 100 या 100 से ऊपर भी लेबल लगा देते हैं। तो ये सब होता है काम को, एक ही काम को बार बार करने से। हम कई बार आजकल सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो भी देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है किसी काम को करने में महारत हासिल कर लेता है, तो वो कैसे करता है, चाहे वो दूध का काम हो, चाहे चाय का काम हो, चाहे वो डोसा बनाने का काम हो, कुछ भी हो। इस तरह के कई वीडियो हमारे सामने आए हैं। लगातार एक ही काम को करने से ऐसी महारत आ जाती है कि काम को देख के ही आनंद महसूस होता है, और उस काम से सबको लाभ होता है। अब हम बात करते हैं श्रम विभाजन की हानियों के बारे में। श्रम विभाजन करने से केवल फायदा ही हो ऐसा नहीं है, उसके कुछ नुकसान भी है, उसके कुछ साइड इफेक्ट भी है, वह भी भोगने पड़ते हैं। जैसे श्रम विभाजन करने से मजदूर अपने आप को अलग थलग महसूस करता है, और अंतिम परिणाम के लिए अपने आप को उत्तरदायी नहीं मानता है। जैसे हम शर्ट की सिलाई का उदाहरण बार बार ले रहे थे, उसी के ऊपर चलते हैं। अगर शर्ट खराब हो जाता है तो कटिंग करने वाला कहेगा कि सिलाई अच्छी नहीं हुई, मैंने तो कटिंग अच्छी की है। सिलाई करने वाला कहेगा कि साहब मैं क्या करता, बाजू काटने वाले ने छोटी काट दी। बाजू वाला कहेगा कि मैं क्या करता, कॉलर वाले ने सही नहीं किया, या बाकी शर्ट सिलाई करने वाले ने सही नहीं किया। कोई कह सकता है कि इसके तो बटन सही नहीं लगे हुए, इसके कारण शर्ट खराब हो रहा है। और कोई कह सकता है प्रेस करते समय इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखा गया, इसके कारण से शर्ट खराब हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि श्रम विभाजन करने से ऐसा भी देखा जाता है कि परिणाम जो है उसके लिए कोई व्यक्ति अपने आप को उत्तरदायी नहीं मानता, या बच के निकलने का रास्ता निकाल लेता है। इसी तरह से श्रमिकों में मोटिवेशन की कमी भी देखी गई है। एक ही तरह का काम करते करते श्रमिक बोर हो जाता है। श्रमिक जो है उसका मन काम से भर जाता है, सुबह से शाम तक केवल लेबल ही चिपका रहा है और कुछ नहीं कर रहा, अन्य किसी से कुछ नहीं बोल रहा। तो करते करते
एक बोरियत महसूस हो जाती है। जबकि अलग अलग काम करने से एक रुचि आती है, मन हमारा जो है अलग अलग काम को सीखने के लिए बना हुआ है, तो अलग अलग काम को सीखने की कहीं ना कहीं इच्छा होती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक विशेष काम को करने में रुचि होती है, और अधिकतर लोगों की रुचि, ऐसा देखा गया है, अध्ययन से देखा गया है और साथ साथ अनुभव से भी देखा गया है कि लोगों की रुचि होती है काम में बदलाव लाना। जैसे किसी स्टूडेंट को कहा जाए कि एक ही चैप्टर रोज रोज पढ़ता रहे तो उसका मन ही नहीं लगेगा, अलग अलग किताबें पढ़ते रहते हैं तो किताबों में मन लगा रहता है। श्रम विभाजन से एक हानि यह भी है कि मजदूरों में भेदभाव का आधार उत्पन्न होता है। जो मजदूर मालिक का चहेता है उसे अच्छा काम दिया जाएगा, जो पसंद का हो या जो उसके काम आ सके, इस तरह का काम दिया जाएगा। और जो मजदूर पसंद का नहीं है, मालिक की पसंद का नहीं है, उसे इस तरह का काम दिया जा सकता है जो सबसे अधिक कठिन हो या जिसके अंदर कोई भी अधिक लाभ ना मिले, किसी भी तरह से उसको फ्यूचर में लाभ न मिले, उसका अनुभव काउंट में ना आए। मजदूरों के लिए अनुभव भी एक बड़ी बात होती है, और ऐसा काम भी लगाया जा सकता है जिसमें उसके अनुभव की कोई मूल्य ही न हो किसी अन्य जगह पर। तो इस तरह से मजदूरों के अंदर भेदभाव का एक आधार उत्पन्न करता है। अब हम बात करते हैं श्रम विभाजन से कुछ और हानियां जो है उसके बारे में। श्रम विभाजन से जो प्रक्रम है, यानी कि जो प्रोसेस या प्रक्रिया है, उसमें लचीलापन में कमी आती है और श्रमिकों का ज्ञान सीमित होता है। लचीलापन का अर्थ क्या है, अब उसे समझते हैं। लचीलापन का अर्थ है कि किसी व्यक्ति में कोई क्रिएटिविटी आई तो वो उसमें अगर चेंज करना चाहे तो एक व्यक्ति चाहकर भी चेंज नहीं कर सकता। सभी व्यक्ति जब मिलकर बैठेंगे और सबका प्लान होगा तभी उस काम में उस क्रिएटिविटी को यूज किया जा सकता है, उसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है। एक ही व्यक्ति की इच्छा से किसी भी तरह का लचीलापन नहीं लाया जा सकता। श्रमिकों को बंधा हुआ काम ही करना पड़ता है, उससे श्रमिकों का ज्ञान भी सीमित होता है और उनको कई बार यह भी देखा गया है कि उस काम को अगर छोड़ देते हैं, नए काम की तलाश करते हैं तो नए काम को उनको ढूंढना कठिन हो जाता है, काम की मिलने में कठिनाई आ जाती है। जैसे उदाहरण करते हैं, एक व्यक्ति ने अगर शर्ट का केवल बाजू सिलने में महारत हासिल किए रखी है तो उसे जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा ऐसा आदमी मिले, ऐसा काम जो शर्ट की बाजू सिल सके। हाँ, पूरा शर्ट अगर सिलना आता है तो उसके लिए 10 जगह अवसर हो सकता है। केवल बाजू सिलने के लिए, केवल कॉलर सिलने के लिए अवसर सीमित रहेंगे, तो ये कठिनाइयां आती है, ऐसा भी देखा गया है। एक ही काम को बार बार करने से कई तरह के रोग भी पैदा हो जाते हैं, जिसे रिपीटेटिव मोशन डिसऑर्डर कहा जाता है। रिपीटेटिव मोशन डिसऑर्डर नाम की कई बीमारियां हो जाती है। एक ही काम को करने से जो बोरियत आती है उसे इस कैटेगरी में रखा गया है। अब हम बात करते हैं इसमें और आगे की। श्रम विभाजन श्रम विधि शास्त्र से संबंधित है। अब तक हमने देखा जो श्रम विभाजन, तो वो विधि के विद्यार्थियों के लिए इतना महत्व का नहीं था। विधि के विद्यार्थियों के लिए श्रम विभाजन का श्रम विधि शास्त्र से संबंध अधिक महत्वपूर्ण है। श्रम विभाजन के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि कई जगह हमें महत्व कब आता है कि जब हड़ताल और तालाबंदी हम पढ़ेंगे आगे के सब्जेक्ट में, तब हम देखेंगे कि श्रम विभाजन एक हथियार के तौर पर भी काम में लिया जाता है। कभी श्रम विभाजन का लाभ जो है वो मजदूर उठाएगा, कभी मालिक इसका लाभ उठाता है। तो किस तरह से और कब इसका लाभ उठाएंगे वह हम आगे के विषयों में देखेंगे। अभी हम देखते हैं श्रम विभाजन श्रम विधि शास्त्र से किस तरह से संबंधित है। हमारा जो अगला वीडियो आने वाला है वह लेबर ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि श्रम विधि शास्त्र के ऊपर ही आधारित होगा। श्रम विभाजन मजदूरों और मालिकों के संबंध को प्रभावित करता है, इसलिए यह श्रम विधि शास्त्र में महत्वपूर्ण है। लेबर ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम पढ़ते ही यही हैं, मजदूर और मालिक के संबंध है और उसको कानूनी अमली जमा पहनाना, किस तरह से कानूनी अमली जमा पहनाया जा सकता है, कैसे दोनों के विधिक अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, कैसे दोनों अपने कर्तव्यों को सही तरीके से कर सकते हैं, यही श्रम विधि शास्त्र है।
श्रमिक वर्ग से संबंधित कई समस्याएं ऐसी है, जैसे औद्योगिक संबंध, मजदूरी नीति, सामाजिक सुरक्षा, श्रम कल्याण, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता कितनी हो। इस तरह की समस्याओं के कारण ही श्रम विधि शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। तो इसीलिए श्रम विधि शास्त्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। श्रम विधि शास्त्र हम कह सकते हैं कि इसमें हम बहुत सारी बातें देखेंगे कि जैसे मजदूरों के अंदर किस तरह से काम करते करते यूनियन की भावना का विकास होता है। यूनियन की भावना का जो विकास होता है, उनमें संगठन बनाने की भावना आती है, उससे सामूहिक सौदेकारी उत्पन्न होती है। सामूहिक सौदेकारी यानी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग की भावना उत्पन्न होती है। और कलेक्टिव बार्गेनिंग ये जो आती है, उसी से ही हम कह सकते हैं कि मजदूरों के जो ट्रेड यूनियन है, उसके अधिकारों की बात उठती है। ट्रेड यूनियन के क्या लाभ है, क्या विषय है, किस तरह से ये काम कर सकता है, किस तरह से उसको सरकार मान्यता देती है, इसके लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, ट्रेड यूनियन एक्ट। जब हम उसे पढ़ेंगे तो उसको जानेंगे। इसी तरह से हम कह सकते हैं श्रम विधि शास्त्र के और कई सारे पहलू हैं, जैसे सुरक्षा। हम इसमें देखेंगे कारखाना अधिनियम के अंदर भी दिया हुआ है, अन्य कई अधिनियम में भी है कि मजदूरों की सुरक्षा के लिए, मजदूरों के स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे प्रावधान बने हुए हैं। उन्हें लागू करना होगा। किसे लागू करना होगा? उसे मालिकों को लागू करना होगा। जो भी मालिक फैक्ट्री खोलता है, उसे श्रमिकों के स्वास्थ्य की ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और अगर कोई भी लापरवाही हो जाती है तो उसमें सिर्फ मजदूरी नहीं, बल्कि मालिक उत्तरदायी होगा। मजदूर तो कष्ट भोग ही चुका होता है किसी लापरवाही के कारण, लेकिन आर्थिक जो हर्जाना है वो सारा मालिक को भरना पड़ेगा। इसलिए ये मालिक का कर्तव्य हो जाएगा कि कोई भी काम करे उसमें सुरक्षा हो। अब बात करते हैं श्रम विभाजन की। श्रम विभाजन किया जा सकता है, लेकिन मजदूरों के हितों के विरुद्ध जाकर श्रम विभाजन नहीं किया जा सकता। मजदूर का जो अधिकार है, मजदूर के जो हित है, वह मजदूर को मिलते रहे, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। कई बार देखते हैं कि मालिक लोग जो होते हैं, श्रम विभाजन का लाभ उठाकर श्रमिकों को दंडित करने का प्रयास करते हैं। तो कई बार मजदूर लोग भी इसी तरह का काम करते हैं। कुछ मजदूर छुट्टी पर चले गए और छुट्टी पर एक विशेष तरह के मजदूर गए जो विशेष काम करते थे, उनके कारण बाकी श्रमिकों को बाधा आ रही है। बाकी कैसे करेंगे? जैसे कॉलर का श्रमिक छुट्टी पर चला गया जो शर्ट की कॉलर बनाता था, अब बाकी लोग शर्ट कैसे सील पाएंगे? तो इस तरह का काम भी मजदूर कई बार करते हैं, जब मजदूरों को मालिकों से अपनी बात मनवानी होती है। दोनों ही गलत है। नियम जो है दोनों के लिए लागू होते हैं, मजदूर हो चाहे मालिक हो, दोनों को विधि सम्मत कार्य करना चाहिए। और श्रम विभाजन उनके सुविधा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, काम की शीघ्रता के लिए है, ना कि ये एक हथियार के तौर पर है। ना तो ये मालिक का हथियार है, ना ये मजदूरों का हथियार है। दोनों में से कोई भी श्रम विभाजन को किसी तरह का हथियार के रूप में काम में नहीं ले सकते। ना ही कोई एक वर्ग दूसरे वर्ग को परेशान करने के लिए, दंडित करने के लिए, या किसी तरह से कोई कष्ट पहुंचाने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए इस श्रम विभाजन का लाभ ले सकता है। श्रम विभाजन एक कल्याणकारी प्रावधान है, मजदूरों के कल्याण के लिए बनाया गया है, और आजकल ये जरूरी भी हो जाता है। उससे क्या होता है कि कम काम सीखना पड़ेगा, तो मजदूर जो है जल्दी से सीख के वो मजदूरी लायक बन जाएगा। यही अगर मजदूरों को कहा जाए पूरा काम सीखना है, तो जब तक वो ढंग से सीखेगा नहीं, उसे बहुत अच्छी मजदूरी देने वाला कोई नहीं है। यानी दूसरे शब्दों में उसको एक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और मजदूर के पास पैसे ही नहीं होते, वो ट्रेनिंग सेंटर कैसे जाए, कहाँ जाए? तो वर्क डिवीजन जो है, डिवीजन ऑफ लेबर है, ये उनके बहुत काम का है। छोटा छोटा काम सीखना है, वो थोड़े से 2-4 दिनों में काम सीख लिए और काम पे लगे। धीरे धीरे वो दूसरे लोगों का काम देखते रहेंगे और अपने काम भी सीखते रहेंगे। लेकिन यही अगर पूरा काम एक साथ सीखने के लिए एक ही मजदूर को लगा दिया जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। जब हम लेबर लॉ देखेंगे तो बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं। ये सारे के सारे एक्ट आप देखेंगे, उनकी भावना यही है कि मजदूर का हित हो, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मजदूर मालिकों का शोषण कर सके, या मजदूर जो है मालिकों के आगे मनमानी कर सके। बराबरी की भावना है, मालिकों के भी अपने अधिकार होते हैं, मजदूरों के अधिकार है। मालिक तो अपने अधिकारों को मना लेगा,
क्योंकि वो सक्षम है, उसके पास पैसा है। लेकिन मजदूर के पास पैसा नहीं है, वो सक्षम नहीं है, और कई बार मजदूर संगठित भी नहीं होते। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमने जो पहला वीडियो देखा था उसमें हमने देखा भी था असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की संख्या 90% से अधिक है। कहीं सर्वे में 92%, कहीं 93% बताया जाता है, लेकिन 90% के आसपास तो है ही है। 90% के आसपास श्रमिक जो है असंगठित श्रमिक है। और असंगठित जो श्रमिक होता है, उन्हें अगर कहीं काम पर लगाया जाता है तो उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वह सभी श्रमिक जो है पूरी तरह से कुशल श्रमिक होंगे। अर्ध कुशल श्रमिक भी वो हो सकते हैं, और श्रम विभाजन के द्वारा ही उनके श्रम का पूरा उपयोग किया जा सकता है। इस तरह से यह विषय बहुत उपयोगी है। अगला विषय जो है हमारा आने वाला है लेबर ज्यूरिस्प्रूडेंस से संबंधित, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बहुत ध्यान से आप उसे देखना। तब तक आप तैयारी रखें और इंतजार कीजिए। इस वीडियो को आपके सामने लेके आया था मैं, भरत कुमार जाजड़ा, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही इसका भाग 3 समाप्त होता है। धन्यवाद।